नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की तारीख है 29 मई 2022 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल बोंगो सागर एक्सरसाइज के बारे में। ये एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है? एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। ये एक्सरसाइज का थर्ड एडिशन था। ठीक है, ये नवल एक्सरसाइज है, बायलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में हुई। कौन से पोर्ट पे हुई? मोंगला पोर्ट पे हुई। इस फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या क्या हाईलाइट किया गया? एनुअल एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज इसकी कहाँ पे हुई थी? नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में 2020 में हुई थी। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हाई डिग्री ऑफ इंटर ऑपरेटेबिलिटी हो। जब भी कोई ऐसा हमारे ऊपर कोई इस तरह की आपत्ति है कि हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी को हमारा कोई दूसरी कंट्री चैलेंज करती है, तो हम दोनों ही कंट्री मिलकर इसको टैकल कर सके। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेंट जो थे थर्ड एडिशन में कौन कौन से थे? जो इंडिया की तरफ से जो शिप थे वो कोरा शिप था, सुमेधा शिप था। और बांग्लादेश की तरफ से कौन कौन सा शिप था? बीएनएस अबू उबैदा शिप था और अली हैदर शिप था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरी और भी कौन कौन सी एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट होती है? बायलेटरल एक्सरसाइज तो होती है संप्रति, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, और मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसमें कई कंट्री पार्टिसिपेट करती है। वो जैसे कि शांति ओग्रो सेना और टेबल टॉप एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है। आई 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 इन इन बीएन कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज है संवेदना। ठीक है, ये किस किस के बीच में होती है? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और यूएई के बीच में। अगला आर्टिकल हमारा परम पोरुल सुपर कंप्यूटर के बारे में। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर, इसमें नई टेक्नोलॉजी यूज करके ये एनआईटी त्रिची में बनाया गया है। ये किसके अंडर बनाया गया? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर बनाया गया। ये फेज टू के अंदर बनाया गया। जो एनएसएम है यानी कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, उसके फेज टू के अंदर बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने इसको खुद मैन्युफैक्चर किया है और जिसकी कंपनी ने खुद अपनी कंट्री में बनाया है, खुद असेंबल किया है। और इसमें खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर भी जो है डाला गया है, जो कि सीडेक ने बनाया है। ये मेक इन इंडिया के अंडर ही इनिशिएटिव के अंदर बनाया गया। ठीक है, सबसे पहला आप ये सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन जान लेते हैं। अगर इसको हम एक लाइन में बोले तो कंप्यूटर दैट परफॉर्म एट और नियर द करंटली हाईएस्ट ऑपरेशन रेट फॉर द सुपर कंप्यूटर, यानी कि जो हमारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है जिसके लिए बहुत ज़्यादा हाई स्पीड चाहिए और हाई स्पेस चाहिए, उसके लिए हमें छोटे मोटे कंप्यूटर जैसे कि आपका ये जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर आते हैं उनको यूज नहीं किया जा सकता। तो हाई क्वालिटी के और हाई परफॉर्मेंस के सुपर कंप्यूटर की जरूरत होती है, जिन्हें हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए हमें ये कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसमें थोड़े से फीचर्स की बात कर ले कि सीपीयू हाई क्वालिटी का यूज किया गया है। जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, हाई मेमोरी के नोट्स यूज किए गए, हाई स्टोरेज यूज किया गया और इसके लिए ब्रॉडबैंड के लिए काफ़ी हाई परफॉर्मेंस के ये यूज किए गए। ठीक है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है इसको कूल करने के लिए, जिससे कि इसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। ठीक है, जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। डायरेक्ट कूलिंग लिक्विड जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? जैसे मान के चलिए ये आईसी है, इसमें एक इनलेट हो गया, इसके सरफेस पे एक आउटलेट हो गया लिक्विड का। लिक्विड यहाँ से जाएगा, इसके सरफेस पे लिक्विड रहेगा, लिक्विड यहाँ से इसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाएगी। इससे इसको ठंडा रखा रखा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं उसमें आईसी होती है, चिप्स होती है। तो चिप्स क्या है, जो उसमें इतने सारे कैपेसिटर रजिस्टर होते हैं, डायोड्स होते हैं, उसमें इतनी हीट जनरेट होती है, तो हीट जनरेट होने से उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, उनके डैमेज होने का खतरा रहता है। इसलिए हमें कूल जितना अच्छा कि जितना कम वो जितना ज़्यादा करेंगे उनकी परफॉर्मेंस उतनी उनकी बेटर होती है, इफेक्टिवनेस अच्छी होती है। तो अब एक है हमारा कंसेप्ट एनकेन, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेशनल नॉलेज नेटवर्क में क्या है कि हमारे जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे सीआईएसआर है, डीआई, आईसी, इसरो है, आईसीआर है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज है, निक्सी है, इंटरनेट है, और जीएंट है जैसे कनेक्शन टू ग्लोबल नेटवर्क है। इन सबको, और जो हमारा डाटा सेंटर है, ब्रॉडबैंड है, क्लाउड है, एमपी क्लाउड्स है, इडूसेट है, और ये सी आर्ट इन है। इन सबको और एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जैसे आईटी, एनआईटी, सबको एक साथ जोड़ा जाता है डिजिटली। तो इसको ही हम नेशनल नॉलेज नेटवर्क बोलते हैं। देखो, इनको डिजिटली पूरे नेशन को जोड़ने का ही एक जो नेटवर्क है उसको ही हम नेशनल नॉलेज नेटवर्क बोल रहे हैं। और ये हमारा कूलिंग को दिखा रहा है। देखो, इसमें एक पाइप ही आया, इनलेट हो गया, एक आउटलेट हो गया, इनलेट हो गया, आउटलेट हो गया। इस तरह से कितना बड़ा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में जान लेते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका ये काम था कि एनहांस करना है रिसर्च की कैपेसिटीज को, कैपेबिलिटी को एनहांस करना है। और ये कंट्रीज को कनेक्ट करेगा किसके थ्रू? और एक क्या फॉर्म करेगा? सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड फॉर्म करेगा और नेशनल नॉलेज नेटवर्क इसकी बैकबोन होगी। ठीक है, इसके अंदर अब क्या है, हाँ, इसकी जो सुपर कंप्यूटर जो होता है उसे किसकी स्पीड को किससे मेजर किया जाता है? पेटाफ्लॉप से मेजर किया जाता है।
किया जाए। सबसे छोटी छोटी यूनिट होती है आपकी किलो फ्लोप। किलो फ्लोप 10 to the power 3 फ्लोप। ठीक है, फिर आपकी आती है मेगा फ्लोप। मेगा फ्लोप में 10 to the power आपकी कितनी हो जाएगी, 6 फ्लोप हो जाएगी। आपका फिर आता है गीगा फ्लोप, 10 to the power 9 फ्लोप हो जाता है उसमें। फिर आपका होता है गीगा फ्लोप के बाद आपका होता है क्या नाम, टेरा फ्लोप। टेरा फ्लोप में आपका 10 to the power 12 आपके फ्लोप हो जाएंगे। और फिर आता है पेटा फ्लोप। पेटा फ्लोप में 10 to the power 15 फ्लोप हो जाएंगे। जैसे कि आपकी बाइट होती है, बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, जो आपकी स्पेस होती है, इसी तरह से स्पीड आपके सुपर कंप्यूटर में मेजर की जाती है। ये किसको सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट का जो विजन है डिजिटल इंडिया का और मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं इसके सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा और जानने के लिए। इसका जॉइंटली जो स्टीर करता है, इसको कौन सी डिपार्टमेंट स्टीर करते हैं, किसको अगुवाई करते हैं, वो डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करते हैं। इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, सीडैक कर रहा है। सीडैक की फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में है। और आपका आईसी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है। अब देखो 3 फेज में मिशन को लॉन्च किया गया। पहली फेज में इसको हमें असेंबल करना था बाहर से कंपोनेंट मंगा के। दूसरी फेज में हमें इसके मैन्युफैक्चर करने थे कंपोनेंट अपनी कंट्री के अंदर। और तीसरी फेज में सुपर कंप्यूटर को डिजाइन करना था, ये टेक्नोलॉजी अपनी बनानी थी। तो अब ये तीसरी फेज में हम पहुंच गए। पहली फेज में तो 15 सिस्टम जो कि सुपर कंप्यूटर थे वो 22 पेटाफ्लॉप के हमने बनाए थे, जो कि आईआईटीज में, सीडैक में और एनआईटी जेएनसीआर में इनमें लगाए गए हैं। फिर जो हमारा 2022 में 1.66 पेटाफ्लॉप की स्पीड का जो सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की में इंप्लीमेंट किया गया, उसका नाम है परमगंगा। और परम सिद्धि एआई जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया में, जिसकी स्पीड है 5.26 जो है। वो कहाँ पर रखा गया है, वो आपका बीएचयू में शायद रखा गया है। ठीक है। और जो वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जापान का है, फुगाकू, जिसकी स्पीड है 422 पेटाफ्लोप। देख कितनी ज्यादा स्पीड है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ पे होता है, वेदर एंड क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करने में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, कंप्यूटर के कंप्यूटेशन, केमिस्ट्री में, मोलिकुलर डायनेमिक्स में, मटेरियल साइंस में, और कंप्यूटेशन फ्लूइडिक्स में, जिसका एरोडायनेमिक्स में भी यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते आगे हमारा आर्टिकल है आकृति प्रोग्राम के बारे में। पहले तो हम आकृति की फुल फॉर्म जान लेते हैं। आकृति की फुल फॉर्म है एडवांस नॉलेज एंड रूरल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन। कि इसका मतलब इसके नाम को पढ़ के ये लग रहा होगा कि इसमें एडवांस नॉलेज को यूज करेंगे कहाँ पे, रूरल एरियाज में। और वहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज करके वहाँ पे कुछ ऐसा हम करेंगे जिससे कि वहाँ पे रूरल एरियाज का भी यानी कि एडवांसमेंट हो सके। तो इसको किसने लॉन्च किया है, एनपीसीएल ने। एनपीसीएल की फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कहाँ पे है, मुंबई में, मुंबई अणुशक्ति नगर में। देखिए इसने आकृति प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या करेगा, जो इसके सराउंडिंग विलेज है, किसके सराउंडिंग विलेज, जो कि एनपीसीएल का पावर प्लांट लगा हुआ है कुडानकुलम में। कुडानकुलम यानी कि साउथ इंडिया में कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो प्रोजेक्ट है, उसके आसपास का जो एरिया है उसको डेवलप करने की बात कर रहा है। उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके वहाँ के यूथ को एम्प्लॉय करके, एम्प्लॉयमेंट प्रदान करके। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं असिस्टिंग एंड एम्प्लॉयड यूथ लिविंग नियर द तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन थ्रू आकृति, यानी कि वहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देगा, उनको असिस्ट करेगा, नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, उनको रोजगार देगा। कहाँ है, जो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो इसकी पिक्चर आप ये देख भी रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। किस किस एरिया में वर्क करेगा, जो गाँव का वाटर वाटर का जो समस्या है उसको दूर करेगा। वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग होती है, जैसे गेहूँ लाए, चावल लाए, जो और भी लेंटिल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग को ये डेवलप करेगा। उसमें नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेगा एग्रीकल्चर के फील्ड में, जो कि हमने डिस्कस किया। वहाँ पे जो वेस्ट मैनेज होता है, जो गाँव में वेस्ट मैनेज होता है, उसको भी ये क्या है, सही से वो करेगा, मतलब मैनेज करेगा। ठीक है, ये एम्पावर करेगा विलेज को नई टेक्नोलॉजी का यूज करके। इसमें क्या सस्टेनेबल ग्रोथ हो सकती है उस सेक्टर में। तो यही सब है कि इम्प्लीमेंट करना है। अब अगला आर्टिकल हमारा श्री नारायण गुरु स्वामी जी के बारे में। देखिए कर्नाटक गवर्नमेंट क्या है, कंट्रोवर्सी में फंस गई है। किस वजह से कंट्रोवर्सी में फंसी है, जो वहाँ पे 10वीं क्लास की टेक्स्ट बुक है सोशल साइंस की, उसमें जिक्र है, एक चैप्टर है श्री नारायण गुरु जी के बारे में। इन्होंने क्या किया, इस गवर्नमेंट ने इसको वहां से स्क्रैप कर दिया, हटा दिया। तो इस वजह से यहाँ पे कंट्रोवर्सी में ये आ गई है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो पॉलिटिकल इशू हो जाता है, मगर हमें नारायण गुरु जी का बारे में जानना इंपॉर्टेंट। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। नारायण गुरु जी क्या है, देखिए एससी कैटेगरी से बिलोंग करते थे उस टाइम के। तो इन्होंने 1856 में जन्म लिया था। कहाँ पे, केरला में, तिरुवनंतपुरम में। ये विलेज, तो विलेज नहीं पूछा जाएगा, बस केरला से विलेज करते, तिरुवनंतपुरम में इन्होंने जन्म लिया था। इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होकर लड़ाई लड़ी थी, अपर कास्ट के अगेंस्ट। ठीक है, ये कैटलिस्ट माने जाते हैं, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जो खड़े थे कैटलिस्ट माने जाते हैं। कैटलिस्ट ये
काम करता है कि चीज़ को बढ़ावा देता है। जो वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था लोगों में जो जागरूकता नहीं थी कि वो अपर कास्ट के खिलाफ खड़े हो सके, लड़ सके, तो इन्होंने एज़ ए कैटलिस्ट का काम किया। उन्हें बढ़ावा, उन्होंने इम्पीटस प्रोवाइड किया, ठीक है? उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि लड़ो, उठो, जागो और वो अपर कास्ट का जो ऑपरेशन हो रहा है हमारे ऊपर, लोअर कास्ट के ऊपर, जो हमें मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाती, हमें अनटचेबल समझा जाता है, हमें छूत-अछूत की वो समझा जाता है, हमारे हाथ से पानी नहीं पिया जाता, हमें नीचे बैठाया जाता है, हमें एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना है, लड़ना है। और इन्होंने ये भी कहा था कि सबका गॉड एक ही है, इंसान एक ही है, सबकी कास्ट एक ही है, भगवान एक ही है। तो इन्होंने इस चीज़ का भी नारा दिया था। तो एक एज़ ए लीडर की फॉर्म में ये उभर के आए। तो ये क्या है, इजावा कास्ट ऐसी कैटेगरी है आपका कर्नाटका में, ठीक है? ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खड़े हुए अपर कास्ट के अगेंस्ट, ठीक है? इनकी फिलॉसफी ये थी कि सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, एजुकेशन सभी के लिए होनी चाहिए और स्पिरिचुअलिटी एनलाइटमेंट होना चाहिए, यानी कि सभी को स्क्रिप्चर पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। इनकी कॉन्ट्रिब्यूशन के बारे में जान लेते हैं। इनका सबसे बड़ा नारा था वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल, ठीक है? 1888 में इन्होंने क्या किया था, एक मंदिर में इन्होंने भगवान शिव की जो थी मूर्ति थी उसकी स्थापना की, उसकी पूजा की, अराविपुरम विलेज में, जो कि केरला में है, ठीक है? इन्होंने क्या किया, एंटी कास्ट रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दे दिया। इससे क्या एंटी कास्ट, क्योंकि लोगों में हिम्मत आ गई ये चीज़ देख के कि भाई एक आम आदमी ने, एक ऐसी कैटेगरी के आदमी ने इतना बड़ा स्टेप लिया है अपर कास्ट के अगेंस्ट, तो बाकी जो अपर लोअर कास्ट के आदमी थे उनमें उनमें भी बहुत ज़्यादा जागरूकता आई। तो इन्होंने क्या किया कि अपर अपर कास्ट के अगेंस्ट एक तरह से एंटी कास्ट रिवॉल्यूशन को खड़ा कर दिया, ठीक है? अब एक टेम्पल में इन्होंने क्या किया, मूर्ति की जगह मूर्ति को रिप्लेस करके मिरर रख दिया। मिरर रखने का इनका उद्देश्य ये था कि जो वहाँ पे लोग मूर्ति पूजा के लिए आ रहे हैं वो देखेंगे, अरे यहाँ तो मूर्ति नहीं है, मिरर है, तो उन्हें अपनी मिरर में अपनी इमेज दिखाई देगी। तो उनका मेन उद्देश्य यही था कि लोगों के बीच में मैसेज पहुंचाना कि भगवान आप ही के अंदर है, कि आप अपने ही खुद के भगवान हो। आप अगर अच्छे हो, आप सही विचार रखते हो, तो भगवान आप ही के अंदर है। भगवान को मूर्ति पूजा करने से नहीं पाया जा सकता। तो इन्होंने यही नारा दिया। तो 1903 में किया इन्होंने श्री धर्म परिपालनम युगम की भी स्थापना की, जो उनके प्रेसिडेंट बन गए। इन्होंने 40 से ज़्यादा टेम्पल की स्थापना की और सभी पूरे स्टेट में, और इन्होंने लोअर कास्ट को जो है टेम्पल में एंट्री के लिए प्रेरित किया। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, कंट्रीब्यूशन इन्होंने यूनिवर्सल जो मूवमेंट चला था टेम्पल एंट्री का, उसको बढ़ावा दिया है, ठीक है? इम्पिटिशन प्रोवाइड किया, वाईकॉम एजिटेशन था। वाईकॉम एजिटेशन एक्चुअली ये टेम्पल एंट्री नहीं दी जाती थी ऐसी कैटेगरी को, जो एजावा वहाँ पे कास्ट थी उसको, उसके खिलाफ था। टाउन कोर में ये चला था, ये याद रखनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने एसेंस ऑफ इंडियन नेस इन हिज पोएम, यानी कि इन्होंने जो पोएम लिखी थी उनमें इनकी थीम ये रहती थी कि आप सबसे पहले भारतीय हो, ना तो आप एससी हो, ना एसटी हो, ना ओबीसी हो, ना जनरल कास्ट के हो, ना आप अपर कास्ट हो, ना लोअर कास्ट हो। सबसे पहले आप आम इंसान हो, और एक आप सबसे पहले भारतीय हो। एक भारतीय को दूसरे भारतीय से बराबर का अधिकार देने की बात करनी चाहिए, बराबर का ही सम्मान देने की बात करनी चाहिए, ना कि उसके साथ भेदभाव करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में इतनी डाइवर्सिटी है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। इनकी फिलोसफी ये थी, जो आपके आदि शंकराचार्य जी थे, बहुत बड़े, उन्होंने नॉन ड्यूअलिटी का कंसेप्ट दिया था, प्रिंसिपल दिया था, यानी कि अद्वैत वेदांत का कंसेप्ट दिया था। उनके ये बहुत बड़े भक्त थे, यानी कि प्रोपोनेंट थे, समर्थक थे, ठीक है? 1913 में इन्होंने क्या किया, अद्वैत आश्रम की अलुवा में उसको फाउंड किया, उनकी स्थापना की। और ये इनके माना जाता है कि ये बहुत बड़ी घटना थी इनके जीवन काल की। तो इन्होंने ग्रेट प्रिंसिपल दिया था, ओम सहो धर्यम धैर्यम सर्वत्र, यानी कि ऑल मैन आर इक्वल इन गॉड आइज, यानी भगवान की नज़र में सभी आदमी बराबर है, ठीक है? इनके लिटरेरी वर्क की बात करें, लिटरेरी वर्क इनके इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है अद्वैत दीपिका, आश्रमा, थेरावा पथ थिनकंगल और ब्रह्म विद्या पंचकम, ठीक है? ये इनके। अब ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ये हमारा अगला आर्टिकल है। डेवलपमेंट इंडेक्स ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका काम यही है कि आप किस देश में ट्रेवल एंड टूरिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, कौन देश ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है ट्रेवल और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, किस में ज़्यादा फ्रीडम है, तो वो ये बताते हैं। 2 बार वो किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है, 15 साल से ऐसे ही हो रहा है। 2021 का इंडेक्स रिलीज़ किया गया है, इसमें इंडिया की 24वीं रैंक आई है। 2019 में इंडिया की जो रैंक थी 40वीं पोजीशन थी, तो रैंक इंक्रीज हुई है। इंडिया ने साउथ एशियन रीजन में टॉप किया है, ठीक है? और जो टॉप प्लेस में है वो आपका जापान है, उसके बाद आपका यूएस है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, और उसके बाद भी और कई सारे कंट्री है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो जापान, यूनाइटेड स्टेट, स्पेन, फ्रांस, ठीक है? ये सब है। इनकी तीन जो शुरू की 3 कंट्री है 5.2 है, फिर फ्रांस और आपका जर्मनी की 5.1 है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर, इन 4 की आपकी 5 है। और जो इंडेक्स दिया गया इटली की
4.9 है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल था ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स के बारे में। आज की हमारी डिस्कशन में इतना ही है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सेशन में नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।